हेलो एवरीवन, आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है वह है सॉइल टेम्परेचर। जो इसका शाब्दिक अर्थ है कि मृदा का तापमान क्या है और वह हमारे मिट्टी में किस तरीके अपना कार्य करता है और कौन कौन सी क्रियाओं में अपना सहयोग देता है, आज हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करने चल रहे हैं छात्रों जो है। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। मिट्टी का तापमान, ठीक है, सॉइल टेम्परेचर, जो कि हमारे मिट्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है छात्रों जो है, जिसके कारण से जो है पौधों का या बीजों का एक तरीके से अंकुरण करने, उनका वृद्धि करने, विकास करने, उत्पादन करने और क्या कहते हैं भंडारण करने में तापमान का बहुत ही बड़ा महत्व होता है छात्रों। ठीक है, तो कहने का अर्थ यह है छात्रों जो है कि मिट्टी का तापमान किसी क्षेत्र की जलवायु, मौसम और मिट्टी की विशेषताओं से प्रभावित होने वाला एक महत्वपूर्ण जो है कारक है छात्रों जो है। ठीक है, यह विभिन्न जैविक और भौतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। मतलब इसका अर्थ यह है छात्रों जो है कि आपका जो मिट्टी का तापमान है छात्रों जो है वह हमारे मिट्टी के अंदर जो है भौतिक और रासायनिक कई प्रकार की क्रियाओं का जो है एक स्रोत बनता है, जो क्रिया करके जो है हमारे मिट्टी में जो है कई ऐसे बीजों का अंकुरण जो है होने का एक सहयोग प्रदान करते हैं, जो तापमान के द्वारा जो है वो गर्म होकर जो है अंकुरण करते हैं और वो बाद में चलकर जो है एक तरीके से विकसित पौधे का रूप लेते हैं छात्रों, जो आगे चल के हमें कई खाद्य पदार्थों का जो है उपलब्ध कराती हैं, जिससे हम अपनी भोज्य चीज़ों का जो है एक संसाधन के रूप में प्रयोग करते हैं और उसके द्वारा जो है हम अपने जो है भोजन को, भूख को तृप्त भी करते हैं छात्रों जो है। ठीक है, फिर उसके बाद पौधों की वृद्धि जो है जो आपके मिट्टी के तापमान के ऊपर निर्भर होता है छात्रों। तो पौधों की वृद्धि जो है बीजों का अंकुरण, जड़ों का विकास और पोषक तत्वों का अवशोषण मिट्टी के तापमान पर जो है निर्भर करता है। जो आप लोग छात्रों बड़ी अच्छे तरीके से समझते हैं कि किसी भी अगर पौधे का अगर विकास होना है तो वो बिना तापमान के वह न तो अंकुरित होगा, न तो उसके पौधों की जो है वृद्धि होगी, न उनके जड़ों का विकास होगा, न तो उसमें जो है वनस्पतियों और टहनियों का विकास नहीं हो पाएगा जब तक वहाँ पे तापमान मतलब गर्मी का जो है एक आवरण उस पौधे पर न पड़े जो है। ठीक है, फिर उसके बाद सूक्ष्म जीवों की गतिविधि जो है, जो आपके मिट्टी की तापमान के द्वारा ही सूक्ष्म जो जीव होते हैं जो हमारे मृदा में पाए जाते हैं उनकी गतिविधियां बढ़ जाती हैं। तो मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीवों की गतिविधि जैसे कि अपघटन और पोषक तत्वों का चक्रण मिट्टी के तापमान से जो है प्रभावित होती रहती है। ठीक है, जो तापमान के द्वारा जो है वो अपनी क्रिया करते रहते हैं, गतिशील रहते हैं। फिर उसके बाद पानी का वाष्पीकरण आता है छात्रों जो है। ठीक है, जो तापमान के द्वारा ही ये चीज़ें संभव हो सकती हैं। तो मिट्टी का तापमान पानी के वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करता है, जिससे मिट्टी की नमी में जो है परिवर्तन होता रहता है। मतलब जो हमारी मिट्टी की संरचना है, जो हमारी मिट्टी की बनावट है, अगर वहाँ पे तापमान का अगर सहयोग या शामिल ना हो तो वहाँ पे जो है मिट्टी का तापमान
पानी के वाष्पीकरण के द्वारा जो है आपकी मिट्टी की बनावट में भी अंतर उत्पन्न करता है, जो आपके तापमान के द्वारा ही जो है संभव हो सकता है छात्रों। फिर उसके बाद मिट्टी का तापमान किन कारणों से प्रभावित होता है उसे हम बतला रहे हैं छात्रों जो है कि जैसे सूर्य का प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश मिट्टी को जो है गर्म करता रहता है और उसमें पोषक तत्व सूक्ष्म जीव अपनी क्रिया जो है वृद्धि करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं और अपनी क्रियाशील में लगे रहते हैं। फिर उसके बाद वायु का तापमान आता है छात्रों जो है, वायु का तापमान मिट्टी के तापमान को भी जो है प्रभावित करता है, ठीक है। फिर मिट्टी का रंग आपका, ठीक है, जो हमारे तापमान के द्वारा जो है मिट्टी के रंग में भी जो है परिवर्तन होता रहता है। तो गहरे रंग की मिट्टी अधिक सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती है और इसीलिए अधिक जो है गर्म होती है। फिर मिट्टी की नमी आपकी आती है छात्रों जो है, तो नम मिट्टी सूखी मिट्टी की तुलना में धीरे धीरे गर्म होती और धीरे धीरे ठंडी होती रहती है। मतलब जो हमारे मिट्टी की तापमान है वो जब ज़्यादा जो है गर्म होगा छात्रों जो है तो वो बहुत ही जल्दी ठंडा भी होता है। फिर उसके बाद मिट्टी की बनावट आती है छात्रों जो है, तो मिट्टी की बनावट मिट्टी के तापमान को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए रेतीली मिट्टी मिट्टी की तुलना में अधिक तेजी से गर्म होती है और अधिक तेजी से जो है ठंडी होती है। जो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है छात्रों जो है, जो रेगिस्तान का एरिया या क्षेत्र है वहाँ पे जब रेत ज़्यादा मतलब रेतीली मिट्टियाँ वहाँ पे ज़्यादा पाई जाती हैं, जिसके कारण से वहाँ पे तापमान बढ़ता है। फिर उसके बाद जो है तापमान बहुत ही जल्दी ठंडा होता है। फिर आपका वनस्पति आता है छात्रों जो है, ठीक है। तो वनस्पति मिट्टी को सूर्य के प्रकाश से छाया देकर मिट्टी के तापमान को कम कर सकती है। जो वनस्पति जो है, जो आवरण है, जो मृदा की ऊपरी परत है, वो वनस्पतियों के आच्छादन के द्वारा जो है तापमान को कम करते रहते हैं। फिर मानवीय गतिविधियाँ आती हैं, तो सिंचाई हो गया, ठीक है, सिंचाई हो गया, जुताई हो गया, अन्य मानवीय गतिविधियाँ मिट्टी के तापमान को जो है प्रभावित कर सकती हैं। जो कि मानवीय गतिविधियाँ हैं, सिंचाई भी होती हैं फसलों का छात्रों जो है, और वहाँ पे जुताई का कई जो है भू परिष्करण प्रक्रियाएं भी होती हैं आपके खेत में। तो वहाँ पे जो है मानवीय गतिविधियाँ भी जो है मिट्टी के तापमान को एक तरीके से प्रभावित करती है। फिर उसके बाद मिट्टी का तापमान का महत्व छात्रों जो है, मतलब मिट्टी के तापमान का क्या महत्व है उसे हम बतला रहे हैं कि जैसे कृषि हमारा एग्रीकल्चर है छात्रों जो है, तो मिट्टी का तापमान फसलों की वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थितियों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो तापमान के द्वारा ही छात्रों संभव हो सकता है। फिर पर्यावरण आपका, ठीक है, तो मिट्टी का तापमान जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव जो है डाल सकता है, जो आपके पर्यावरण को जो है संतुलित करता है, उनके तापमान, उनके जलवायु को, उनके पारिस्थितिकी तंत्र को जो है उसको कंट्रोल करता है, संतुलित रखता है, जो आपके तापमान के द्वारा ही जो है संभव हो सकती हैं छात्रों जो है। फिर उसके बाद भूविज्ञान आता है छात्रों, ठीक है, तो मिट्टी का तापमान मिट्टी निर्माण और भूस्खलन जैसी भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को जो है प्रभावित करती रहती हैं, जिससे हमें कुछ नई नई चीज़ों की जानकारी होती रहती है, कुछ नई नई तथ्यों का पता चलता है, जो हमें भूविज्ञान के द्वारा ही इन सब चीज़ों की जानकारी मिल सकती है छात्रों। फिर उसके बाद मिट्टी का तापमान कैसे मापा जाता है उसे हम बतला रहे हैं छात्रों जो है कि मिट्टी का तापमान मिट्टी के थर्मामीटर या डेटा लागर का उपयोग करके मापा जाता है, जो आपके मिट्टी के तापमान को मापता है। फिर उसके बाद मिट्टी का तापमान कैसे नियंत्रित किया जा सकता है उसे हम बतला रहे हैं छात्रों जो है
कि मतलब अगर तापमान जो है अगर ज़्यादा गर्म होता है तो उस स्थिति में हम अपनी फसल को या अपनी जो है सब्जियों को, जो हमने सब्जी वेजिटेबल चीज़ें जो है अपनी प्लॉट में उगाया हुआ है, तो अगर वहाँ पे तापमान अगर ज़्यादा होता है छात्रों जो है, तो हमारे जो वेजिटेबल के पौधे हैं उनकी पत्तियाँ जलकर जो है सूख जाती हैं। तो उनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो हम बतला रहे हैं आपको कि मल्चिंग की प्रक्रिया जो है, मल्चिंग एक तरीके से जो है पॉलीथीन से भी जो है आप अपने जो है नर्सरी को ढक सकते हैं, अपने वेजिटेबल पौधों को जो है ढक सकते हैं, और आपका जो है जैसे पुआल आता है उससे जो है आप अपने तापमान को कम कर सकते हैं। तो ये मल्चिंग प्रक्रिया है छात्रों जो है। तो मल्चिंग, मिट्टी को मल्च से ढकने से मिट्टी का तापमान नियंत्रित किया जा सकता है। फिर आता है सिंचाई। तो सिंचाई से मिट्टी का तापमान कम किया जा सकता है। फिर उसके बाद फसल चक्र है छात्रों जो है, विभिन्न प्रकार की फसलों को लगाकर जो है मिट्टी का तापमान नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे आप लोग को अगर अच्छे तरीके से पता होगा, कभी कभी कुछ ऐसी भी प्रजाति की जो है हमें वैरायटियां मिलती हैं, प्रजाति की जो है गेहूं, धान हो गया, अन्य कई फसलों की प्रजातियां मिलती हैं जिन्हें तापमान की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो वहाँ पे हमें ऐसे जो है फसल चक्र को अपनाना चाहिए कि जहाँ पे ज़्यादा तापमान की अगर आपने प्रजाति को जो है अपने जो है खेतों में फसल उगाया है, तो उसे अगले सीजन में जो है अगले ऋतु में वो जो है कम तापमान वाली फसल को उगाना चाहिए, जिससे आपका तापमान में नियंत्रित किया जा सके। फिर उसके बाद वनस्पति है, वनस्पति लगाकर मिट्टी के तापमान को कम किया जा सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि मिट्टी का तापमान और सूक्ष्म जीव किस तरीके अपनी क्रिया करते हैं, उसे हम बतला रहे हैं कि मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीव मिट्टी के तापमान के प्रति संवेदनशील होते हैं। अधिकांश सूक्ष्म जीव एक निश्चित तापमान रेंज में सबसे अच्छा काम करते हैं। बहुत अधिक या बहुत कम तापमान सूक्ष्म जीवों की गतिविधि को धीमा कर सकता है या रोका जा सकता है। जो आपके जो है मिट्टी के तापमान के बढ़ने के कारण जो है हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे मिट्टी के सरफेस के जस्ट नीचे चले जाते हैं, मतलब निचली परत में चले जाते हैं। जब तापमान कम होता है तो वहाँ पे सूक्ष्म जीव अपनी क्रिया जो है स्टार्ट करने पे तो वो ऊपर आके अपनी क्रिया गतिशीलता बढ़ा देते हैं, वृद्ध कर देते हैं। फिर उसके बाद मिट्टी के तापमान और जलवायु परिवर्तन किस तरीके होता है उसे हम बतला रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। यह मिट्टी के तापमान को भी जो है प्रभावित कर रहा है। मिट्टी का तापमान बढ़ने से कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि सूखा पड़ना, मिट्टी का क्षरण होना और जैव विविधता का जो है नुकसान होना। अगर आपके मिट्टी के तापमान बढ़ता है छात्रों जो है, तो आपके जो है जलवायु परिवर्तन में कई ऐसे जो है वैश्विक समस्याएं आएंगी जो है, जिससे हम वो प्रभावित होंगे और हमारे जो है जलवायु परिवर्तन तो होगा ही, प्लस वनस्पतियाँ भी जो है प्रभावित होंगे और मानवीय गतिविधियाँ भी जो है प्रभावित होती हैं। जो हमारे मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, जो कई ऐसी जो है क्रियाओं को करते हैं जिसमें जो है उन्हें जो है एक तरीके से सूखा पड़ने के कारण जो है उनकी गतिविधियाँ रुक जाएंगी, जिससे आप अच्छी फसलों को उगाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। फिर आपका आता है कि मृदा वायु संरचना क्या है, उसे हम बतला रहे हैं जो है कि मृदा वायु मिट्टी के कणों के बीच उपस्थित खाली जगह में मौजूद जो है हवा होती है। यह वायु मिट्टी के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि सांस लेना हमारे लिए ज़रूरी होता है छात्रों जो है। अगर हमारी मिट्टी में, मृदा में अगर वायु का संचरण न हो तो हमारा कोई भी फसल जो है अच्छे तरीके से आप जो है उसे तैयार नहीं कर सकते हैं। तो जैसे मनुष्य के लिए
सांस लेनी जो है ज़रूरी है, वैसे हमारे मृदा में वायु का होना जो है बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद जो इसके मुख्य घटक हैं, जैसे नाइट्रोजन आपका हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये मुख्य घटक आपके मृदा वायु जो है संरचना के अंदर प्रवेश करके जो है अपनी क्रिया गतिविधि को बढ़ाते रहते हैं। फिर उसके बाद अन्य घटक आते हैं, जैसे जल वाष्प हो गया, अन्य गैस जैसे मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि जो है, इस प्रकार की गैसों का जो है एक तरीके से आपके वायु के द्वारा जो है ये प्रक्रियाएं जो है आपकी मृदा में गतिशील होती हैं। फिर गैसों का अनुपात है, ठीक है, तो मिट्टी की गहराई, नमी की मात्रा और जैविक गतिविधि के आधार पर जो है बदलता रहता है। जब अगर आपके गैसों के अनुपात जो है कम या अधिक होते हैं तो ये आपकी मिट्टी के जो है गहराइयों में जो है नमी में परिवर्तन लाते हैं और उसके स्तर में परिवर्तन लाते हैं, जैविक गतिविधियों में जो है आधार पर जो है बदलाव होते रहते हैं छात्रों जो है। फिर उसके बाद मृदा वायु का महत्व आपका, ठीक है, कि मृदा वायु का महत्व हमारे किस तरीके जो है फसलों और मानवीय गतिविधियों या सूक्ष्म जीवों पर पड़ता है, उसे हम बतला रहे हैं आपको कि पौधों की वृद्धि में जड़ों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जो है प्रदान करता है, जो आपके मृदा वायु के द्वारा ही छात्रों जो है संभव हो सकती हैं। फिर उसके बाद मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है, जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। फिर आता है जैविक प्रक्रियाएं जो है, तो अपघटन, खनिजीकरण और नाइट्रीकरण जैसी प्रक्रियाओं को जो है संभव बनाता है, जो आपकी मृदा में वायु की प्रक्रिया जब शामिल होती है। फिर उसके बाद मिट्टी का तापमान, मिट्टी के तापमान को नियंत्रित करने में जो है मदद करता है। मृदा वायु को प्रभावित करने वाले कारक छात्रों जो है उसे हम बतला रहे हैं कि मिट्टी की बनावट में जो है प्रभाव पड़ता है। मिट्टी के कणों का आकार और व्यवस्था मिट्टी में वायु के छिद्रों की मात्रा को जो है प्रभावित करता रहता है। फिर मिट्टी की नमी, अधिक नमी होने पर वायु के छिद्र पानी से भर जाते हैं, जिससे वायु की मात्रा जो है कम हो जाती है। फिर जैविक गतिविधि जो है, सूक्ष्म जीवों और जड़ों की गतिविधियाँ मिट्टी में वायु का संचार होता रहता है, ठीक है, जो आपके मृदा वायु को जो है प्रभावित करते हैं, इस प्रकार के कारक छात्रों जो है। फिर उसके बाद मिट्टी का तापमान पर भी जो है प्रभाव पड़ता है। जब वायु का प्रवेश होता है, तापमान में परिवर्तन से मिट्टी में वायु का दबाव बदलता है, जिससे वायु का आदान प्रदान होता रहता है। फिर उसके बाद मृदा वायु की समस्याएं क्या है उसे हम बतला रहे हैं आपको कि कैप्शन, मिट्टी पर दबाव पड़ने से मिट्टी के कण आपस में चिपक जाते हैं छात्रों जो है, तो जिससे उसमें वायु जो है अपना प्रवेश नहीं ले पाती है, जिससे वायु का छिद्र जो है कम हो जाता है और जो फसल हमारे हैं, जो पौधे हमारे हैं, वो सांस लेना जो है कम कर देते हैं, जो आगे चल के आपके उत्पादन पे जो है बहुत बुरा जो है प्रभाव पड़ता है। फिर अधिक सिंचाई से मिट्टी में पानी भर जाता है, जिससे वायु की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद मृदा वायु का जो प्रबंधन हम किस तरीके करेंगे उसे हम बतला रहे हैं कि फसल चक्र, विभिन्न प्रकार की फसलों को लगाकर मिट्टी की संरचना को बेहतर बनाया जा सकता है, जिससे हम मृदा वायु का प्रबंधन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फिर खाद और जैविक पदार्थ आता है छात्रों जो है, तो खाद और जैविक पदार्थ डालने से मिट्टी में छिद्र जो है बढ़ते हैं। मतलब जैसे कहा गया है कि अगर मृदा में अगर उर्वरता कम होती है तो उसमें जो है गोबर की खाद को डालना, कंपोस्ट की खाद को डालना और उसमें ढैंचे और सनई जैसे जो है जैविक गतिविधियों के करने के कारण जो है आपकी मिट्टी में छिद्रों की संख्या बढ़ेगी और वायु का प्रवेश ज़्यादा होगा, जिससे आपकी मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होगी। फिर उसके बाद ढीली जुताई जो है, ढीली जुताई से मिट्टी में वायु का संचार जो है होता रहता है। फिर ड्रेनेज
अतिरिक्त पानी को निकालने के लिए ड्रेनेज सिस्टम का उपयोग किया जा सकता है, जो आपके जो है मृदा वायु के प्रबंधन में इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जिससे आपके पौधों का अच्छे तरीके से विकास होता है, उनकी जड़ों का अच्छा विकास होता है, उसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं और आपका उत्पादन अच्छा होता है। तो इसीलिए कहा गया है छात्रों जो है कि मृदा तापमान का जो है होना बहुत ही ज़रूरी है और मृदा में वायु का होना भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है छात्रों, जिससे आपके पौधों का अच्छे तरीके से जो है विकास हो और उनकी जो है उत्पादन करने की क्षमता बढ़े जो है। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।